और खबरों की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। दिल्ली में हफ्तावारी कर्फ्यू हटाने की वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की सिफारिश को एलजी अनिल बैजल ने मुस्तरद कर दिया है। वाज़ेह है कि दिल्ली में नाफिज वीकेंड कर्फ्यू बाजारों में ताकजुफ्त फार्मूला खत्म करने का फैसला लिया जा रहा था। प्राइवेट दफातर भी 50% मुलाजमीन के साथ खोलने की बात की गई थी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस तजवीज़ को मंजूरी भी दे दी थी। इसके बाद गवर्नर की मोहर लगनी बाकी थी, लेकिन इसे मुस्तरद कर दिया गया। कोरोना के एक दिन में रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। एक दिन में 3,47,000 से ज्यादा मामलों की तस्दीक हुई है। पिछले 24 घंटों में 703 अफराद की मौत की खबर है। इस दरमियान 2,51,770 अफराद शिफायाब हुए हैं। फिलहाल मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 20,18,825 है। ओमिक्रॉन के कुल मामले 9,692 हैं। अब तक 160 करोड़ लोगों को कोरोना का वैक्सीन दिया जा चुका है। पाकिस्तान की जानिब से बैनुल-अक़वामी सरहद और एलओसी के जरिए हमेशा दहशतगर्दों को मदद पहुंचाई जाती रही है। पाकिस्तान दहशतगर्दों को मदद फराहम करने के लिए जमीनी रास्तों के साथ साथ अब हवाई रास्ते का भी इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान ड्रोन की मदद से भारी मिक़दार में असलहा, गोला बारूद, ड्रग्स समेत दीगर सामान को हिंदुस्तानी सरहद के पार पहुंचा रहा है। पाकिस्तान की इस कार्रवाई से निपटने के लिए फौज ने खुसूसी इक़दाम किए हैं। फौज ने एलओसी की अगली चौकियों पर चौकसी को मजीद बढ़ा दिया है। न्यूज़ 18 की टीम ने एलओसी की फॉरवर्ड चौकियों का दौरा किया और फौज के इस कदम को कैमरे में कैद किया। एलओसी पर तैनात भारतीय सेना के जवानों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और पिछले कुछ महीनों से सबसे बड़ी चुनौती जो है वो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन से हथियार भेजना और ड्रोन का भारतीय क्षेत्र में आना। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जो सेना के जवान हैं, ये एक विशेष दस्ता है, वो खास दस्ता है भारतीय फौज का, जो ड्रोन को मारने के लिए ट्रेन किए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि इनके पास किस तरह के हथियार हैं और इन हथियारों से वो जो है ड्रोन को मार गिराने की क्षमता रखते हैं। और इनकी निगाहें आसमान में पाकिस्तान की तरफ रहती हैं कि पाकिस्तान किस तरह की कोई नापाक हरकत को अंजाम न दे और ड्रोन न दे। हमारे साथ यहाँ पर जवान हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनको किस तरह का ये ड्रोन से सामना करना पड़ता है और किस तरह के वो लिए तैयार है। सर, अभी जब कुछ समय पहले जो पाकिस्तान हमारे देश की तरफ ड्रोन जो बारूद है या विस्फोटक पदार्थ है वो ड्रोन के जरिए भेज रहा है, तो अभी हाल ही में ऐसी कुछ घटनाएं हुई है। तो हमारे जवान सर 24 आवर्स ड्रोन की निगरानी में रहते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। अगर इस टाइप की कोई घटना होती है तो हमारे जवान उस ड्रोन को मार गिराते हैं। विशेष तरह की ट्रेनिंग मिली और विशेष आपके पास हथियार? हाँ सर, हमारे पास अभी नए आधुनिक हथियार आ गए, आधुनिक उपकरण जितने इंस्ट्रूमेंट हैं काफी अच्छे आ गए हैं, जिनसे हमें काफी मदद मिलती है जवानों को। पाकिस्तान किसी तरह की भी नापाक हरकत को अंजाम दे दे, लेकिन भारतीय सेना के जवान उसकी हर नापाक हरकत को नाकाम बनाते हैं। भारतीय सेना ने जो इसके लिए स्पेसिफिक हथियार और जवान जो हैं तैनात किए हैं, जो पूरी तरह से सक्षम हैं इन ड्रोन्स को मार गिराने के लिए। मुमनी शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, एलओसी, पुंछ। उत्तर प्रदेश इंतखाबात के मद्देनजर आज कांग्रेस ने अपना मंशूर जारी किया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 20 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया। साथ ही खवातीन को भी नौकरी में बड़ी हिस्सेदारी देने का वादा किया। खवातीन के लिए 8 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया गया। इसके अलावा 1,50,000 टीचर्स के खाली पड़े ओहदों पर सीधी भर्ती का वादा किया गया। साथ ही स्टार्टअप और दीगर चीजों के लिए भी कई वादे किए गए। राहुल गांधी ने कहा, पीएम मोदी का सारा विजन फेल हो चुका है, अब नए सिरे से उसे सुधार की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी ने यूपी के युवाओं से बात की है, मीटिंग्स की हैं और जो उनके विचार हैं वो हमने इस मैनिफेस्टो में डाले हैं। उत्तर प्रदेश में हर रोज, हर 24 घंटे तकरीबन 880 युवा रोजगार खोते हैं। बीजेपी के पिछले 5 सालों में तकरीबन 16 लाख युवाओं ने रोजगार खोया है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि हम आपको 2 करोड़ साल के रोजगार देंगे। सच्चाई पूरे देश को दिख रही है।
क्यों हो रहा है? क्योंकि देश का पूरा धन 2-3 बड़े उद्योगपतियों के हाथ दिया जा रहा है। यूपी में चुनाव है और यूपी के युवाओं को एक नए विजन की जरूरत है और कांग्रेस पार्टी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश को यह विजन दे सकती है। हम नफरत नहीं फैलाते हैं, हम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं और जो युवाओं में कॉन्फिडेंस है, जो युवाओं में शक्ति है, उस शक्ति के साथ हम एक नया उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं। इसमें जिस तरह से मैं इसके कुछ डिटेल्स आपको अब दूंगी, जिस तरह से रोजगार की समस्या है, हम कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की है कि हम 20 लाख रोजगार दिलवाएंगे, जिसमें से 8 लाख रोजगार जो आरक्षण के प्रावधान है उनके तहत ही महिलाओं को भी मिलेंगे। अब ये कैसे मिलेंगे, ये हमने यहाँ कहा है। हमें मालूम है कि रोजगार के विषय में और खास तौर से भर्ती के विषय में जो परीक्षाएं होती हैं, उनका जो तरीका है, जिस तरह से उनको किया जा रहा है, जितने घोटाले हैं, जिस तरह से पेपर लीक किए जाते हैं, जिस तरह से परीक्षा देने के बाद वो परीक्षा रद्द की जाती है, इससे बहुत ही पीड़ा है नौजवानों में। इसीलिए एक पूरा सेक्शन इस भर्ती विधान में हमने डेडिकेट किया है, इसलिए कि किस तरह से ये परीक्षाएं जो हैं, इनमें जो समस्याएं आ रही हैं, जो घोटाले होने, इनको दूर हम किस तरह से। उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी के मिशन 100 में तेजी देखी जा रही है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यूपी इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। चौथी लिस्ट में 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। पार्टी ने मुजफ्फरनगर के बढ़ाना से भीम सिंह बलियान, बाराबंकी के कुर्सी से हाफिज इंजीनियर कुमेल अशरफ खान और बहराइच के नानपारा से मौलाना लईक को टिकट दिया है। वाज़ेह है कि ओवैसी ने यूपी में 100 सीट पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। एमआईएम ने अभी तक 27 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें 4 गैर मुस्लिम और एक खातून का नाम शामिल है। उज्जैन में बजरंग दल के कारकुनान के जरिए लव जिहाद के नाम पर महू के आसिफ शेख और उनकी पड़ोसी खातून स्कूल टीचर को ट्रेन से उतारकर हिरासा करने पर जमीयतुल उलमा ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। जमीयत का कहना है कि नाम नेहाद तंजीमों के जरिए कानून को हाथ में लेकर मनमानी की जाती है, जिन्हें हरगिज कबूल नहीं किया जा सकता। इंदौर महू के शेख आसिफ और उनकी पड़ोसी लड़की, जो कि दोनों बालिग हैं, दोनों के घर वालों ने उनको इजाज़त दी थी। उनकी रजामंदी से वो अजमेर ज़ियारत करने के लिए जा रहे थे, लेकिन नाम नेहाद दल के लोगों ने फ़िरक़ावाराना रंग देकर इसे लव जिहाद का नाम दे दिया, माहौल को ख़राब करने की कोशिश की। जमीयतुल उलमा ने कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। हम अक्सर ये देखते हैं कि कुछ नाम नेहाद तंजीमें खड़ी हो जाती हैं और वो कानून को इस तरह से हाथ में लेती हैं जैसे वो पुलिस का उनको अधिकार है। कहीं सड़कों पे रोका जाता है, गाड़ियों को रोका जाता है, जानवरों को रोका जाता है और पुलिस से ज़्यादा तखरीबकारी रवैया अपनाते हैं। बाज़ारों के अंदर अगर फटाके की दुकान है और गणपति जी और या लक्ष्मी जी की तस्वीर उसके अंदर होती है, तो कुछ दल के लोग पहुंचते हैं और दुकानदार के साथ मारपीट करते हैं। तो भैया उस गरीब दुकानदार तो नहीं बनाता है, या पतंग की डोर अगर कहीं से आती है तो वो गरीब दुकानदार पतंग की डोर नहीं बनाता है, फटाके वो नहीं बनाता है। तो इस तरह से जो कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए, जो लोग निर्माता हैं उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, उन पर पाबंदी लगनी चाहिए, उनकी तहकीकात होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट मजबूत करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के जरिए इस तरह जो मनमानी की जा रही है, इसको रोका जाना चाहिए। कानून को हाथ में लेने की अगर इजाज़त दी जाएगी तो मुल्क में अनारकी फैलेगी, मुल्क में जो है फ़िरका परस्ती बढ़ रही है, ये मुल्क के लिए बहुत घातक है, इसको फौरी तौर पर रोका जाना चाहिए।
और चलिए सीधे रुक करेंगे भोपाल का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी मेहताब आलम। मेहताब, लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह के वाकयात में इजाफा होता जा रहा है। हालांकि जो बाशऊर तबका है, समाज का जो दानिश्वर तबका है, उनकी तरफ से इस तरह की बातों के खिलाफ आवाज़ें भी बुलंद होती रही हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कानूनी कार्रवाई इसमें की गई है, जो कि बहुत ज़रूरी है? है ना, इस मामले में अब तक कार्रवाई इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि हुकूमत की कहीं ना कहीं वोट को पॉलिटिक्स को लेकर कहीं ना कहीं उनको जो है पॉलिटिकल एक शेल्टर मिलता है। कई पहले दबे लफ्ज़ों में बात होती थी, लेकिन पहली बार जमीयत उलमा ने खुलकर जो है बजरंग दल के खिलाफ अपने मौक़िफ़ का ऐलान किया और हुकूमत से मुतालबा किया है कि ऐसे अनासर के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए जो लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं। क्योंकि इंदौर के शेख आसिफ जो है कुछ रोज़ पहले जो है वहाँ पर अजमेर जा रहे थे ज़ियारत के लिए और उज्जैन की स्टेशन से जो है अपने पड़ोसी के साथ जो स्कूल टीचर है उसके साथ वहाँ पर गए थे। वो जो ट्रेन में सवार हुए थे B1 के 13 और 14 नंबर सीट पर लोग बैठे हुए थे कि बजरंग दल कारकुनान वहाँ पे पहुंचे, उनको पकड़ कर GRP के हवाले किया। और GRP की जो है वहाँ पे जो सरबराह है उनसे निविता गुप्ता से हमारी जो बात हुई न्यूज़ 18 की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो है दोनों बालिग है और दोनों घर वालों की रजामंदी से वहाँ पर जा रहे थे, तो इसलिए उन्होंने कोई अपराध नहीं किया और उन दोनों लोगों को बयान लेने के बाद उनको जो है जाने दिया गया है। लेकिन बजरंग दल के खिलाफ चूंकि यहाँ पर GRP में किसी ने कोई शिकायत नहीं की है, इसलिए उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। लेकिन महू वापस जाने के बाद शेख आसिफ और उस लड़की के जो है घर के लोगों ने जो है वहां पे शिकायत दर्ज की है, जिसकी बाद जो है 3 लोगों के खिलाफ बजरंग दल के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। लेकिन अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। लेकिन मध्य प्रदेश जमीयत उलमा ने इस मामले में अपने सख्त मौक़िफ़ का इज़हार करते हुए बजरंग दल के कारकुनान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। मेहताब, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार आप वहां के हालात देख रहे हैं एक ऐसे वक्त में जबकि कोरोना के खतरे से निपटना एक बड़ा चैलेंज है। अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात है कि नहीं, तालीम मिल पा रही है खासतौर पर उन बच्चों को जो कि कोरोना की वजह से अपने वालिदैन अपने सरपरस्तों से महरूम हो गए हैं, बेरोजगारी का मसला जो है वो वहां पर लगातार खड़ा है। इस तरह के बेबुनियाद चीजों को अगर सामने लाया जाएगा तो कहीं ना कहीं तशवीश का बाइस होगा कि आखिर आम आदमी के मुद्दों को कौन लेकर आएगा, कौन उनको हल करेगा। है ना, मैं बता दूं अगर पिछले 24 घंटों की बात करूं तो मध्य प्रदेश में 9,603 कोरोना के नए मामले आए हैं और कोरोना के एक्टिव मामलों की तादाद 54,000 से तजावुज कर गई है। अगर पॉजिटिव रेट की बात करें तो 12.4% मध्य प्रदेश का हो चुका है और जहां पर तमाम चीज़ों पर हुकूमत सख्ती करी। लेकिन ऐसे में वो अनासिर जिनको जैसा कि मैंने पहले बताया कि लोग पॉलिटिकल शेल्टर के सबब जो है जब उनकी पुष्टपनाही होती है और उन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती तो उनको एक मौका मिलता है। हुकूमत को जो है ऐसे अनासिर पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। और फिर हुकूमत के पास बाकायदा इसके तरह चीजों के लिए डिपार्टमेंट है जो कार्रवाई करते हैं। पुलिस का महकमा, इंटेलिजेंस का महकमा इसीलिए है कि अगर कहीं पर इस तरह की कोई तकरीबकारी होती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन किसी दल को कानून हाथ में लेने का जो है इजाजत नहीं दी जा सकती है। बहरहाल देखना अहम होगा कि इस मामले पर खबर दिखाए जाने के बाद अब क्या कुछ कानूनी कार्रवाई होती है, किस तरह से इन तमाम चीजों को रोकने की सिमत में आगे बढ़ा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेहताब तमाम तर जानकारी के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। कामयाबी हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती, इसे मेहनत और लगन से किसी भी उम्र में हासिल किया जा सकता है और यही हमने अपने पहल बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में हर बच्चे में देखा है। आइए एक नजर डालते हैं ऐसे ही होनहार टैलेंटों पर जो पहले एपिसोड में दिखाए जाएंगे। Music has no language but an innate ability to make you feel. My name is Rahul Vellal and I've been a student of Carnatic music for the past 10 years. I've performed in 6 languages till now. It's Kannada, Telugu, Tamil, Hindi, Marathi and Gujarati as well. He always enjoyed performing in front of large audience. He never had any fear when at a very young age. One thing we have always kept Rahul out of is what his social media presence is. We have kept him out of it. We want it to be as pure as possible. I would definitely want to be a student of Carnatic music forever throughout my life, and I would love to sing Carnatic music in every corner of the world. मेरा मानना है कि if you come across any problem, try to solve it.
Whether or not you succeed in the first attempt, if you persist, you will succeed. मेरा नाम जूही केसकर है. आई एम इन 10th grade. मैं 15 साल की हूँ एंड आई लिव इन पुणे. मैंने एक डिवाइस क्रिएट किया है. आई हैव नेम्ड इट J Tremor 3D. दिस डिवाइस इज फॉर पेशेंट्स विद पार्किंसंस डिजीज. सिरी, आपने एक नए राग का आविष्कार किया है, वो भी कर्नाटिक संगीत में. Tell us a little more about it. I created a new ragam called Namo Veena Pani in dedication to Dr. Jayanti Kumaresh ma'am, as I'm a huge fan of her. I am also a big fan of hers. क्लब हाउस ऐप केस में मुंबई पुलिस की साइबर सेल की तहकीकात जारी है. प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पुलिस ने जानकारी दी कि गिरफ्तार किए गए तीनों मुलजमीन से पूछताछ की जा रही है. यश पराशर को फरीदाबाद, जैशनु और आकाश को मुख्तलिफ मुकामात से गिरफ्तार किया गया. जब्त किए मवाद का तज्जिया किया जा रहा है. मजीद मुलजमीन की शिनाख्त की जा रही है. ख्याल रहे कि क्लब हाउस ऐप में खवातीन के हवाले से काबिल एतराज़ ज़बान का इस्तेमाल किया गया था. ऑडियो चैट की ऐप क्लब हाउस पर मुस्लिम लड़कियों के बारे में जिनसी हितकामेज़ और पुरतशद्दुद नौइयत की बातचीत का मामला गुज़िश्ता दिनों रोशनी में आया था. क्लब हाउस की बातचीत में मुतादिद लड़के लड़कियां शरीक हैं और वो मुसलमान लड़कियों के बारे में तज़हीक आमेज़ अंदाज में बात कर रहे हैं. सीधे रुख करेंगे हमारे साथी प्रशांत पांडे का. प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे अभी तक इस अहम मामले में क्या कुछ कार्रवाई? बिल्कुल, देखिए, मुंबई पुलिस की तरफ से जो जांच की जा रही है उसमें ये बात साफ कर दिया गया है कि करनाल से आकाश नामक जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है वो इस पूरे ऐप को क्रिएट किया था. 16 और 19 ये 2 तारीख है जहां पर इसने 2 रूम्स क्रिएट किए थे जिसमें कई पार्टिसिपेंट, जिसमें महिलाएं पुरुष सब शामिल थे. उन पार्टिसिपेंट्सों के बीच में जो चर्चाएं हैं महिलाओं को लेकर के, अश्लील बातें जो है की जा रही थी. साथ ही साथ सबसे अहम बात मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो मुंबई पुलिस ने ये बात साफ की है कि चर्चा ही नहीं बल्कि महिलाओं के जो बॉडी पार्ट है उनकी बिक्री की बातें भी की जा रही थी. ऑक्शन की बात की जा रही थी कि जो पार्ट है बॉडी के वो कितने में और कैसे बेचा जाएगा. यानी जो पूरा ऑडियो क्लिप मुंबई पुलिस के हाथ लगी है उसे पूरा आइडेंटिफाई किया जा रहा है. पुलिस ने साफ कर दिया है कि करनाल से गिरफ्तार जो व्यक्ति है उसी ने इस रूम को जो है क्रिएट किया था. वही पार्टिसिपेंटों को यहाँ पर ज्वाइंट करता था और उसे गिरफ्तार करके ट्रांजिट रिमांड 3 दिन का मिल गया है. बाकी जो 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं फरीदाबाद से, उन्हें आज फरीदाबाद कोर्ट में पेश किया जाएगा. ट्रांजिट रिमांड लिया जाएगा. उन्हें तीनों को जो है मुंबई लाया जाएगा. फिर उसके बाद तीनों से पूछताछ की जाएगी. देखिए, यहाँ पर पार्टिसिपेंट की संख्या देखें तो काफ़ी है जो सबूत मुंबई पुलिस के हाथ लगे, लेकिन उन पार्टिसिपेंटों में जिन लोगों ने उस ऑडियो में अपनी आवाज़ दी है उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है. जाहिर सी बात है इन तीनों के बाद और भी गिरफ्तारियां इसमें होंगी, लेकिन जब इन तीनों की कस्टडी मुंबई पुलिस के पास आ जाएगी, जब मुंबई लाया जाएगा तो तीनों को बिठा करके पूछताछ की जाएगी क्या उनके रेफरेंस में और कितने लोग थे. और जो ऑडियो क्लिप मुंबई पुलिस के पास लगी है उसे लगातार आइडेंटिफाई किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि आने वाले दिनों में इसमें और भी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा. जी प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका इस तमाम तर ज़रूरी जानकारी के लिए. तो खबरों में फिलहाल इतना ही. आगे देखिए क्रिप्टो की समझ. ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ. नमस्कार, क्रिप्टो की समझ के नए एपिसोड के साथ मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं. मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा. आइए इस एपिसोड में क्रिप्टो से जुड़ी कुछ अहम खबरें आपको बताते हैं. न्यूज पोप फ्रांसिस को यूएई का दिया उपहार एनएफटी के रूप में बेचा गया. अफगानिस्तान के लिए फंड जुटाने के लिए हिस्टोरिक पोंटिफिक्स कारपेट, जो एक नॉन फंजिबल एनएफटी के रूप में इमोर्टलाइज था, उसे 25 ईथर या लगभग $82,000 में बेचा गया. इस कॉर्पेट को अफगान महिलाओं ने बुना था और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और यूएई के सशस्त्र बलों के उप सर्वोच्च कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने सितंबर 2016 में वेटिकन की यात्रा के दौरान पोप फ्रांसिस को इसे उपहार में दिया था. यहां दोनों नेताओं ने मौजूदा राजनयिक संबंधों को मजबूत करने और इंटर रिलीजियस हार्मोनी को बढ़ावा देने पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की थी. कालीन का फिजिकल वर्जन पोप फ्रांसिस के पास ही है. जूलिया फातिमा बिन्ट मोहम्मद बिन जायद
इनिशिएटिव की रिटेल शाखा ने इसकी रेप्लिका तैयार की जो NFT के रूप में खरीदा गया। बिक्री से आए फंड्स का इस्तेमाल अफगानिस्तान में कड़ाके की सर्दी के दौरान लोगों की सहायता में किया जाएगा। 2021 में ग्लोबल क्रिप्टो फंड्स में भारी मुनाफा बैकस्टॉप सॉल्यूशन ग्रुप के एक डिवीजन बार्कलेहेज की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी फंड ने पिछले साल काफी मुनाफा कमाया। रिपोर्ट की माने तो इसकी वजह रेगुलेटर्स की एक्सेप्टेंस और मजबूत इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट के बीच बिटकॉइन और ईथर के नेतृत्व में क्रिप्टो की कीमतों में बढ़ोतरी है। डेटा में लगभग 39 फंड्स या 50% से कम डिजिटल एसेट मैनेजमेंट फर्म के परिणाम दिखाए गए हैं जिन्हें बार्कलेहेज ने ट्रैक किया था। कंपनी ने जो डेटा पोस्ट किए हैं उससे पता चलता है कि बिटकॉइन और दूसरे क्रिप्टो एसेट्स पर केंद्रित फंड पर 2021 में 138.1% रिटर्न्स मिले। ये 2020 से लगभग 173% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी थी, जिसकी वजह थी उस साल कोविड-19 की वजह से पूरे फाइनेंशियल मार्केट का वोलेटाइल होना। बार्कलेहेज की रिपोर्ट से पता चलता है कि क्रिप्टो करेंसी फंड विदेशी मुद्रा फंड को पीछे छोड़ता हुआ रिटर्न देने की काबिलियत रखता है। क्रिप्टो करेंसी फंड की लोकप्रियता ने इन्वेस्टमेंट एसेट मैनेजमेंट फर्मों का रुझान भी इस ओर बढ़ाया है। हर 4 में से एक बिजनेस क्रिप्टो पेमेंट के लिए तैयार। स्टडी वीजा ने पिछले हफ्ते डिजिटल भुगतान पर एक स्टडी जारी की। यह स्टडी दिसंबर 2021 में वेकफील्ड रिसर्च ने कंडक्ट की थी और इसमें ब्राजील, कनाडा, जर्मनी, हांगकांग, आयरलैंड, रूस, सिंगापुर, यूएई और यूएस के 2500 छोटे बिजनेस शामिल थे जिनमें 100 या उससे कम एम्प्लॉय काम करते हैं। स्टडी में बताया गया कि 2022 में स्मॉल एंड माइक्रो बिजनेस के लिए आगे की रणनीति तय करने में क्रिप्टो या फिर दूसरे डिजिटल पेमेंट भी शामिल होंगे। कंपनी ने बताया कि सर्वे में 82% SMBS ने कहा कि वे 2022 में किसी तरह के डिजिटल विकल्प को स्वीकार करने की योजना बना रहे हैं। वहीं 73% पेमेंट के न्यू फॉर्म्स को अपने बिजनेस के विकास के लिए जरूरी मानते हैं। गौरतलब है कि दिसंबर 2021 में वीजा ने क्रिप्टो एडवाइजरी सर्विस शुरू की थी। इसके अलावा वीजा के क्रिप्टो प्रमुख ने हाल ही में खुलासा किया कि कंपनी ने 60 क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है ताकि दुनिया भर में कंज्यूमर्स 80 मिलियन मर्चेंट्स पर डिजिटल करेंसी खर्च कर सके। इसके साथ ही क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ और खबरों और जानकारियों के साथ आपसे मिलेंगे। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। इस न्यूज हेडलाइंस के